मंजीत लगातार जुड़े हुए हैं। मंजीत, हम जिस तरह से दर्शकों को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कार्रवाई रशिया द्वारा की गई है, ये न सिर्फ यूक्रेन के लिए एक बड़ा खतरा है, बड़ा संकट है, बल्कि पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, और अब लगातार ये घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है और न सिर्फ कीव बल्कि एक और शहर को रूसी सेनाओं ने मिसाइल के जरिए हमला किया है और एक तरह से एक कोशिश है रूसी सेना की द्वारा, रूसी राष्ट्रपति के द्वारा एक शुरुआती मिसाइल हमले के जरिए यूक्रेन को ये धमकी देना, यूक्रेन को ये समझाना कि वो नाटो का सदस्य न बने क्योंकि ये लड़ाई और लंबी छिड़ सकती है। फिलहाल अभी जमीनी तौर पर, यानी कि युद्ध के मोर्चे पर जब भी लड़ाई होती है, जब तक सेनाएं जमीन पर उतरकर शहरों को कब्जा न करें तब तक युद्ध उस सीमा तक नहीं पहुंचता। फिलहाल रूस ने सीधे तौर पर मिसाइल के जरिए दो बड़े शहरों को, उसकी राजधानी कीव और एक और शहर को निशाना बनाया, जिसकी पुष्टि यूक्रेन ने भी की है। और अगर ये घटनाक्रम लगातार आगे बढ़ता है तो कुछ घंटों के बाद रूसी सेनाएं, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि चारों तरफ से क्रीमिया के जरिए बेलारूस और दूसरी जो यूक्रेन की सरहदें हैं, वो चारों सरहदों पर रूस की सेनाएं बैठी हुई हैं, वो भी आगे बढ़ेंगी। जिन दो देशों को रूसी राष्ट्रपति ने मान्यता दी है, उनकी सीमाओं का भी निर्धारण रूस करेगा और उसके बाद एक तरह से युद्ध बड़े स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें भूमिका नाटो की भी होगी, लेकिन फिलहाल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए दो शहरों को निशाना बनाकर सीधे तौर पर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को एक तरह से चेता दिया है कि वो उनकी शर्तों को मान ले। बिल्कुल। और संजय जी, एक सवाल ये, कैन यू प्रिवेंट द इनएविटेबल? ये तो होना ही था। जिस तरह से रूस लगातार यूक्रेन को चेतावनी दे रहा था और अपनी आपत्ति इस बात पर दर्ज करा रहा था कि वो इस बात से सहमत नहीं है कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी देशों का इंटरफेरेंस हुआ, फिर अमेरिका ने भी जिस तरह से दबाव डालने की रूस पर कोशिश की, उसने स्थिति को और कॉम्प्लिकेट कर दिया और आज ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। इसमें कोई शक नहीं प्रिया। आप देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है बिल्कुल एक तरीके से नो एंटिटी हो गया, क्योंकि रूस और चीन दो वीटो उधर हैं, तो उसको कोई शक नहीं है। दूसरा, जेलेंस्की जो है बार बार घुटने टेक रहे हैं, पुतिन से बात करना चाहते हैं, वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन में जिस प्रकार से 2014 के बाद जो सरकार बनी है, जिसका जो झुकाव है वेस्ट की तरफ है, वहां पे बदलाव होगा। रूस के ऑलरेडी स्पेशल फोर्सेस जो है वो यूक्रेन के अंदर है। यूक्रेन के अंदर रूसी भाषा के अभी भी काफी लोग हैं, तो जो शहर है, चाहे खार्किव हो, चाहे फिर ओडेसा हो, मारियोपोल हो, ये लुहांस्क और डोनेट्स्क का इलाका तो है ही इनके पास। तो ये जितना सब देख करके पुतिन जो बार बार कह रहे थे कि हमारी जो रेड लाइंस हैं, हमारी जो सुरक्षा की चिंताएं हैं, अगर आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो इतना जो जमावड़ा 2 लाख सैनिकों का पूरे यूक्रेन को घेर के रखना, बेलारूस में सैनिकों को रखना, ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि आप पुतिन जिसने अपने रूस को उस मकाम पर जा पहुंचाया जहां अमेरिका ने सोचा था कि 91 के बाद, जो सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद रूस का कोई यह मकसद नहीं रहेगा, वो नहीं हुआ। ऐसी हालात में आज यूएसए भी अपने बैकफुट पर है। यूएसए भी नहीं चाहता है कि वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए जो रूस है वो चीन की तरफ न चला जाए। अगर चीन और रूस मिल जाएंगे तो जो अमेरिका की स्थिति है और नाजुक हो जाएगी। और यूक्रेन बात का पता चलना चाहिए मलिका कि आप दूसरे के कंधे से गोली नहीं चला सकते। अगर आपका देश सक्षम नहीं है, आपको मालूम है आपके पास सैन्य शक्ति नहीं है, तो इतना एक अमीर देश, अमीर यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में यूक्रेन बहुत ही एक अव्वल देश है। कौन चाहता है कि उसका झुकाव वेस्ट की तरफ हो, जबकि वो एक वक्त वो रूस ही के साथ था। तो रूस आज भी मुझे लगता है कि आज के दिन जो है यूक्रेन ने अपने हथियार डाल देने चाहिए, जिससे कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे, और उसके बाद बातचीत जो है तब होगी जब यूक्रेन हथियार डालेगा। यूक्रेन सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर बोली है।